नमस्कार दोस्तों कल से काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट आया है। क्या है कि आप सभी ने आईआरजीसी के बारे में सुना होगा, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो कि एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है। क्या किया है कि इन्होंने तख्ता पलट कर दिया है। ये खबरें आ रही हैं, आप देख सकते हो खबर, रिवोल्यूशनरी गार्ड टेक्स ओवर ईरान गवर्नमेंट, ब्लॉक्स प्रेसिडेंट्स अथॉरिटी। तो इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि आखिरकार ईरान के अंदर ये जो आईआरजीसी है वो क्यों इतनी ज्यादा पावरफुल है। उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ईरान की जो पूरी गवर्नमेंट है वो इनके अंडर में आ गई है, और इसका इंपैक्ट क्या होगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए, वैसे तो अगर आप ईरान में देखोगे तो इलेक्शंस वगैरह होते हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि अगर ये लंबे समय तक सत्ता में बने रहे तो एक प्रकार से ईरान पूरी तरह से मिलिटराइज्ड स्टेट बन जाएगा। तो उसको डिटेल से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि ईरान के अंदर एक्चुअल में पावर किसके पास है। और ईरान में आपको बेसिकली ड्यूअल पावर सिस्टम देखने को मिलता होगा। और देखिए, यहां पर जो सबसे ज्यादा रियल पावर कहते हैं ना, वो तो आप सब जानते हो ईरान में है सुप्रीम लीडर के पास। और रिसेंटली आप सबको याद होगा, सुप्रीम लीडर को यहां पर यूएस और इजराइल ने अटैक में मार दिया था, और उसके बाद यहां पर नए सुप्रीम लीडर बने मुजतबा खमैनी, राइट। तो क्या है ना कि इनके अंदर में आपको ऑलमोस्ट सब कुछ देखने को मिलता है, चाहे वो मिलिट्री है, मॉस्क है, जस्टिस है, मीडिया है। मतलब इनके बिना ईरान के अंदर एक तिनका तक नहीं हिल सकता, ठीक है। तो ही कंट्रोल्स एवरीथिंग। ये रिलीजियस अथॉरिटी है और सब लोग इनको जो है वो मानते हैं एक प्रकार से, और वो इलेक्टेड नहीं है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो रियल पावर एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर खमैनी के पास है। मतलब अभी तो अली खमैनी को तो मार दिया गया है, अभी तो मुजतबा खमैनी है, जैसा मैंने आपको बताया। अच्छा, लेकिन यहाँ पर दूसरा पावर किसके पास है जो कि बहुत लिमिटेड है, वो है इलेक्टेड गवर्नमेंट। मतलब ईरान में भी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता जैसे कि हम भारत की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो प्रेसिडेंट है ईरान के, वह है मसूद पजेस्कियन। और उनके अंडर में क्या आता है, थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन आता है, इकोनॉमी पार्शल आप कह सकते हो, पब्लिक पॉलिसी हो गया। लेकिन अगेन ध्यान रखिएगा, वो भी इन्हीं के अंडर में काम करते हैं। जो रियल हिडन पिलर है इन सारी चीज़ों के बीच में, जिसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, वो है आईआरजीसी, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर। और ये जो पूरा क्राइसिस चल रहा है वो इन्हीं की वजह से हो रहा है। खैर, यहाँ पर आईआरजीसी एक्चुअल में है क्या, समझिए। देखो, आईआरजीसी सिर्फ एक आर्मी नहीं है। भारत में या फिर दुनिया में किसी भी देश में आप देखोगे, एक पर्टिकुलर सिस्टम चलता आ रहा है, राइट। आर्मी होती है, लेकिन आर्मी किसके अंडर में काम करती है, सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। लेकिन वहां पर ईरान में जो आईआरजीसी है वो एक पैरेलल स्टेट की तरह काम करती है। आप सोच के देखिए, वहां पर जो मिलिट्री एलिट यूनिट्स हैं, चाहे वो कुछ फोर्स हो गया, मिसाइल प्रोग्राम हो गया, वो सब कुछ पूरी तरह से आईआरजीसी के अंडर में आती है। इंटेलिजेंस नेटवर्क हो गया। सिर्फ यही नहीं, जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं कई सारे ईरान के अंदर, चाहे वो ऑयल है, कंस्ट्रक्शन है, टेलीकॉम है, वो भी आईआरजीसी के अंडर में आती है। और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स कहते हैं दे आर द मोस्ट पावरफुल अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशन इन ईरान। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पूरा क्राइसिस हुआ है, ये जो तख्ता पलट की बात हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, अभी हुआ क्या है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, जो अली खमैनी है उनको मार दिया गया था स्ट्राइक में, एंड ही वाज द सेंट्रल पावर बैलेंसर फॉर लास्ट 35 ईयर्स। लेकिन इनके जाने की वजह से पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई। ऑल्दो जल्द से जल्द यहाँ पर ईरान में एक नए सुप्रीम लीडर को तो इलेक्ट कर लिया गया, मुजतबा खमैनी। लेकिन क्या है ना कि देखो, एक तो क्या होता है कि आपको अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करनी पड़ती है, मतलब लोग आपको माने। जैसे कि जो अली खमैनी है, जब उनको बनाया गया था 35 साल पहले, तो ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने एकदम तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था। वो तो धीरे धीरे करके यहाँ पर लोग एक्सेप्ट करते हैं, आपकी बातों को मानते हैं। तो मुजतबा खमैनी की जो इमेज है वो कोई बहुत बड़ी नहीं है कि लोग एकदम पूरी तरह से उनकी बात सुने। वो कोई ट्रेडिशनल क्लेरिक नहीं है। हाँ, बेटे हैं वो अली खमैनी के, और इसीलिए कुछ हद तक लेजिटिमेसी है, यहाँ पर बैक रूम फिगर की तरह देखे जाते हैं। और इसी की वजह से क्या हुआ है कि जो अथॉरिटी है ओवर आईआरजीसी, मतलब सुप्रीम लीडर ही आईआरजीसी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन क्योंकि इस बार जो सुप्रीम लीडर हैं वो थोड़े से कमजोर हैं, वो उतने स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो अथॉरिटी है आईआरजीसी के ऊपर वो कमजोर हो गई है। और साथ ही साथ अभी क्या हुआ है, पूरा वॉर का एनवायरनमेंट चल रहा है, और जब वॉर का एनवायरनमेंट चल रहा है मतलब इमरजेंसी कंडीशन है, तो यहाँ पर सबको किसकी बात माननी पड़ेगी, आईआरजीसी की बात माननी पड़ेगी। कोई कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगा ईरान के अंदर।
तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ईरान में अब हो क्या रहा है? देखिए, ये जो पूरा सिचुएशन क्रिएट हुआ है ना, जो मैंने अभी आपको बताया, इसकी वजह से आईआरजीसी वैक्यूम को फिल कर रहा है। आईआरजीसी क्या कर रहा है? जितने भी सिक्योरिटी के डिसीजंस है वो ले रहा है। मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या होगी, इंटरनल स्टेबिलिटी जो हो रही है, तो ये सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल आईआरजीसी का आ गया है। जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो ऑलमोस्ट इररिलेवेंट हो गई है। जो प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन है, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले ही नहीं सकते। मतलब यहाँ पर जो भी की पॉलिसीज वगैरह हैं, वो बाईपास कर दिया जाता है। वो एक बस सिंबॉलिक अथॉरिटी की तरह है, दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो यहाँ पर एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। साथ ही साथ जो आईआरजीसी है वो गवर्नेंस को कंट्रोल कर रहा है। जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं उसके ऊपर कंट्रोल आ गया है। जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं, ऑयल, डिफेंस, वो सब आईआरजीसी के डायरेक्शन पर काम कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड हो गया मिलिट्री सर्कल्स के अंदर। और जहां तक सवाल है सुप्रीम लीडर का, मैंने आपको पहले ही बताया, मुजतबा खमैनी, उनको यहाँ पर या तो साइडलाइन कर दिया गया है या पूरी तरह से वो भी आईआरजीसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि मुजतबा खमैनी का जो रिलेशन है आईआरजीसी के साथ वो अच्छा खासा है। तो इफेक्टिवली आईआरजीसी आज के डेट में किंग मेकर है। और दूसरा, आपने प्रॉब्लम ये भी देखा होगा कि ट्रम्प की तरफ से कुछ बयान आ रहा था कि जो मुजतबा खमैनी है वो है या नहीं है, किसी को पता नहीं, या फिर स्ट्राइक में वो मारे गए। ऑल्दो यहाँ पर मुजतबा खमैनी के स्टेटमेंट आए हैं, ऑल्दो वो पब्लिक में वो अभी तक अपीयर नहीं हो पाए हैं। जाहिर सी बात है, वो डर भी है, वो कहीं ना कहीं खतरा भी है कि वो पब्लिक में अगर अचानक से आते हैं तो अगेन वो निशाने पर आ जाएंगे और जो इसराइल और अमेरिका है वो उनको मारने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो तख्ता पलट की बात हो रही है कि तो क्या एक्चुअल में ये तख्ता पलट है? एक तरह से कह सकते हो आप। जी हाँ, बिल्कुल। तख्ता पलट क्या है ना, कई तरह के होते हैं। ये जो तख्ता पलट है वो थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके का है। नॉर्मली जब हम कू की बात करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है कि टैंक्स और टैंक्स जो है वो सड़कों पर आ गए। जो मिलिट्री है वो टैंक लेकर, हथियार लेकर प्रेसिडेंट पर पहुंच गई, उनको अरेस्ट कर लिया, उनको वहां से हटा दिया, पूरा का पूरा जो देश है वो उनके अंडर में आ गया। तो यहाँ पर आपको समझना है कि वैसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को डिसॉल्व नहीं किया गया है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट तरीके से तख्ता पलट किया गया। मतलब एक तरह से पूरा ईरान, सरकार, सब कुछ वो आईआरजीसी में ही है। लेकिन ये सब आप देख सकते हो, चाहे वो मिलिट्री कंट्रोल डिसीजन मेकिंग है, सिविलियन अथॉरिटी वीक हो गई है, पावर कंसंट्रेट हो गया है फोर्स के अंदर। सो इसको हम कहते हैं क्रीपिंग मिलिट्री टेक ओवर। मतलब धीरे धीरे करके जो है मिलिट्री ने पूरी तरह से चीजें अपने अंडर में ले ली। अब क्वेश्चन ये आता है कि आईआरजीसी ऐसा कैसे कर पाया? एक तो सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ। मतलब ऑलरेडी आईआरजीसी आप सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा पावरफुल था और यहाँ पर डीप पेनिट्रेशन है पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, सिक्योरिटी में। दूसरा, आर्म्ड डोमिनेंस। मतलब आईआरजीसी के अंडर में ही तो सब आता है ना, मिसाइल्स, एलिट ट्रूप्स, इंटेलिजेंस, तो इसका कोई राइवल फोर्स है ही नहीं। फिर तीसरा, आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी। आईआरजीसी अपने आप को प्रोटेक्टर के तौर पर देखता है इस्लामिक रिवॉल्यूशन के लिए, कि यहाँ पर जो 1979 से इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था तो उसको बचा कर रखना वो आईआरजीसी का काम है। गार्डियन की तरह देखा जाता है फॉरेन थ्रेट के तौर अगर होता है तो। और क्राइसिस का भी एडवांटेज है कि यहाँ पर वॉर है, लीडरशिप वैक्यूम हो गया, तो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो गई आईआरजीसी के लिए कि सब कुछ अपने अंडर में ले लो। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? ईरान एक तो सबसे ज्यादा और भी मिलिटराइज्ड हो जाएगा। जो पॉलिसी डिसीजंस है वो डिप्लोमेसी से मिलिट्री स्ट्रैटेजी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बढ़ेगा ना, क्योंकि आईआरजीसी हिजबुल्लाह मिलिशियाज जो हैं इराक, सीरिया में, यहाँ पर जो हौतीज हो गए, उन सबको यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो अगर वो और सपोर्ट करेगा, पावर में रहेगा, तो और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस होंगे। ऑयल मार्केट यहाँ पर शॉक में आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉब्लम में चल रहा है। इंटरनल रिप्रेशन देखने को मिल सकता है। जो आईआरजीसी हैं उसके अंदर जो लोग होंगे, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर भी तो होगा ना कि भाई वो आगे आए, वो अपने अंडर में चीजें लें। तो एक प्रकार से आप देखिए क्या होगा कि आईआरजीसी के जो लोग हैं वो पूरी तरह से और ज़्यादा जो इस्लाम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो इस्लामिक जो कहते हैं ना, जो लॉज वगैरह फॉलो करो, इसको स्ट्रिक्टली महिलाओं को बाहर मत निकलने दो, तो क्रैकडाउन हो गया, सर्वेलेंस हो गया, इस तरह की चीज़ों को और ज़्यादा ये फैलाने की कोशिश करेंगे। और पीस नेगोशिएशंस यहाँ पर और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर जब आप सिविलियन गवर्नमेंट से बात करते हो तो एक चांस होता है कि आप यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे, बातचीत करके सोल्यूशन निकाल पाओगे। लेकिन मिलिट्री के साथ आप क्या बात करोगे? जैसे कि आप एग्जांपल ले लो ना भारत और पाकिस्तान का। भारत कितना भी सिविलियन गवर्नमेंट से बात कर ले,
लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेगा पाकिस्तान में? वहाँ की आर्मी लेगी। तो आप कैसे चीज़ों को सुलझाओगे? वही चीज़ होने जा रहा है ईरान के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि आगे का सिनेरियो कैसा हो सकता है? देखो, एक तो क्या है कि आईआरजीसी पूरी तरह से और टेक ओवर कर ले, मिलिट्री डोमिनेटेड इस्लामिक स्टेट बन जाएगा जो ईरान है। फिर दूसरा पावर शेयरिंग, ज़्यादातर चीज़ें आईआरजीसी के अंडर में रहेंगी। फिर उसके अलावा क्लेरिकल लीडरशिप जो है उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, मतलब आईआरजीसी में भी लोग होंगे, उनकी भी आकांक्षाएं होगी कि वो भी यहाँ पर आ गए हैं, तो कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। रिजीम इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है, जब लोग ये देखेंगे, क्योंकि रिसेंटली ईरान में काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था कि आप फ्रीडम नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पर मिलिट्री अगर चीज़ों को चलाएगी तो वो और फ्रीडम को कट डाउन करेगी। तो हो सकता है कि यहाँ पर और ज़्यादा पब्लिक अनरेस्ट देखने को मिल सकती है। और हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो इसको दूसरे देशों से आप कंपेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल तो पाकिस्तान है, जहां पर आर्मी डोमिनेट करती है सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर। फिर दूसरा इजिप्ट में तो आप सोचो, अल सीसी है ना वहां के राष्ट्रपति, 2014 से हैं। 2014 से लेकर वो पहले मिलिट्री ऑफिसर थे, तो एक प्रकार से मिलिट्री रूल ही चल रहा है इजिप्ट के अंदर। म्यांमार तो आप सब जानते हो, हमारा पड़ोसी देश, कैसे ऑंग सैन सू की को हटा दिया गया, जेल में है, और यहाँ पर जो मिलिट्री है, जुंता जिसको कहा जाता है म्यांमार के अंदर, तो उन्होंने पूरा टेक ओवर कर लिया है। रिसेंटली इलेक्शंस भी कराया था पिछले साल उन्होंने, लेकिन वो तो बस दिखाने के लिए था, रियल पावर तो मिलिट्री के पास ही है। तो ये अब आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि यहाँ पर आपको एकदम डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ईरान में चल क्या रहा है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से प्राइमरी फंक्शन क्या है? ईरान में जो गार्डियन काउंसिल है उसका मेन फंक्शन क्या आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। लेकिन दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो P2I बैच है, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है, इसके अंदर पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। ये सब कुछ आप अवेल कर सकते हो लोएस्ट प्राइस पर। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। और हमारा जो नया बैच है दोस्तों, 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस इट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।